नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हुआ हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और अपनी तैयारी को आप बेहतर करते रहें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार स्टेट 2025 का जो फॉर्म फिलअप है चालू है और 27 तारीख तक फॉर्म फिलअप होगा। तो उसी को तैयारी से संबंधित ये वीडियो है, यानी स्टेट से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वही सिलेबस के अनुसार टॉपिक का जो है वीडियो यहाँ अपलोड किया जा रहा है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के जो टॉपिक है उसमें क्या कुछ देखने वाले हैं, कौन से टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक काल यानी छायावाद के बारे में पढ़ेंगे, छायावाद से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप बिहार स्टेट 2025 पेपर 2 पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए खास होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही अगर आप किसी भी स्टेट का पीजीटी, टीजीटी या फिर ईएमआरएस के भी शादी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी 4.0 का तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज का जो वीडियो है वो छायावाद से संबंधित है और कोई भी एग्जाम हो छायावाद से 1-2 प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो एक एक जो बिंदु है अच्छे से देखिएगा, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक एक बिंदुओं को देखिएगा और अंत में जो एमसीक्यू है, पीवाईक्यू है, उसको भी समझिएगा। कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 का नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 726181 5307 पे 199 रुपया पेमेंट कर दीजिए, गूगल पे, फ़ोनपे, किसी भी माध्यम से, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको पीडीएफ भेजेंगे। नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट, हिंदी की संपूर्ण जो है भेजी जाएगी, जिसको आप 1-2 बार अच्छे से पढ़ देते हैं, आपका लगभग 100% रिजल्ट हो जाएगा। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को रखते हैं तो अलग से कोई भी प्रैक्टिस सेट या पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी की संपूर्ण तैयारी यहाँ से हो जाएगी। यानी हिंदी जंक्शन से जुड़ने का मतलब है पक्का सिलेक्शन, यानी हिंदी जंक्शन पक्का सिलेक्शन। तो आप लोग चैनल के पर आकर के अपनी वीडियो को देखिए, आपसे जो संबंधित है उसको देखिए, और हर एक वीडियो में जो है लेक्चर है, प्रैक्टिस सेट है, उन सारी चीज़ों को बनाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। चलिए, सभी लोग जुड़ गए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आज के जो टॉपिक है उसके तरफ बढ़ते हैं। एक टॉपिक जो है उसको हम अच्छे से देखेंगे और लगभग जो है 20 से 25 दिन में आपका पेपर 2 और पेपर 1 दोनों का क्लास जो है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकता है प्रैक्टिस सेट बीच बीच में देखते रहेंगे। तो हिंदी की जो संपूर्ण तैयारी है स्टेट दोनों पेपर का, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की करवाई जाएगी, प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी, प्रीवियस सेट भी करवाया गया है। तो उन सारी चीज़ों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक काल के छायावाद को पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो है 6 टॉपिक करवाया जा चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, वहां से देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट भी करवाया गया है, जिसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक लगा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल से, व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे सूचनाएँ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को कभी कभी भेजा जाता है। तो आप लोग जुड़िए और जो है जानकारी हासिल कीजिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं छायावाद के संबंध में। तो कहा जा रहा है आधुनिक काल के द्विवेदी युगीन कविता के पश्चात छायावाद का उदय हुआ। छायावाद का समय जो है सामान्यतः 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी से माना है। अब देखिए, यहाँ जो है 2-3 तरह के प्रश्न आ सकते हैं। या फिर पूछेगा द्विवेदी युग के बाद कौन सा जो है युग आया, तो छायावाद है। छायावाद का समय कब से है, तो 1918 से 1936 तक। रामचंद्र शुक्ल ने कब से माना है, तो 1918 ईस्वी से ही माना है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारी। हिंदी साहित्य में छायावाद शब्द का प्रथम लिखित प्रयोग जो है मुटुकधर पांडे द्वारा किया गया। इन्होंने सन 1920 ईस्वी में जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका श्री शारदा में हिंदी में छायावाद शीर्षक से लेख 4 किस्तों में लिखकर
छायावाद की विवेचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुटुकधर पांडे को छायावाद का परिवर्तक स्वीकार किया है। तो छायावाद के जो प्रवर्तक हैं वो मुटुकधर पांडे को माना जाता है। अब देखिए छायावाद के जो 4 स्तंभ है, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा आती है। अब यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है कि छायावाद के 4 स्तंभ में कौन है कौन नहीं है, इस तरीका के, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए छायावाद के संबंध में जो विभिन्न विद्वानों के मत है उसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी बराबर प्रश्न देखने को मिलता है। तो रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहाँ कवि अनंत व अज्ञात प्रियतम को आलम्बन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार व्यंजना करती है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग वह काव्य शैली है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, काव्य शैली या पद्धति विशेष व्यापक अर्थ में है। आगे है जयशंकर प्रसाद का वक्तव्य है, तो उनको देख लेते हैं। तो ये लिखते हैं कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगती है तब हिंदी में उसे छायावाद से नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, रचनात्मकता, सौंदर्यमय प्रतीक, विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। अब देखिए रामकुमार वर्मा इसको जो है किस रूप में देखते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो लिखते हैं कि परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। तो ये जो कथन था ये रामकुमार वर्मा के कथन था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे है महादेवी वर्मा का कथन, तो उसको हम लोग देखते हैं। महादेवी वर्मा लिखती हैं कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीव का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मावाद है। तो ये जो है महादेवी वर्मा का कथन है। नंदुलाल वाजपेयी का कथन है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो ये लिखते हैं कि छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी और इसमें संदेह नहीं कि उक्त भावधारा की पृष्ठभूमि में ईसाई संतों की रहस्यवादी साधना अवश्य थी। अब देखिए नामवर सिंह लिखते हैं कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुराने रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। देखिए छायावाद के संबंध में सभी लोगों ने अपना विचार रखा है, क्योंकि आधुनिक काल का जो स्वर्ण युग है वो छायावाद को माना जाता है। तो डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक प्रकार विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और जो है उसको देख लेते हैं। तो रामविलास शर्मा लिखते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति तो हो गया, हाँ छायावाद स्थूल के प्रति विद्रोह नहीं रहा, यानी इसका विरोध करते हैं स्थूल के प्रति सूक्ष्म का, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। परंतु यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वाधान से हुआ, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना जुड़ी हुई है। अब देखिए रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि छायावाद मूलतः भक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। तो ये छायावाद के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत थे जो एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं कथन के रूप में। अब देखिए एक यहाँ पॉइंट छूट गया है जिसमें आप लिख सकते हैं कि छायावाद का उपनिषद जो है कामायनी को कहा गया है। छायावाद का उपनिषद कामायनी को माना जाता है। अब आगे आते हैं छायावाद के जो प्रमुख कवि है उसको देखते हैं। तो आपको पता है छायावाद के जो 4 स्तंभ है वही छायावाद के प्रमुख कवियों में आ सकते हैं, तो उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद हैं। तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इनका जन्म जो है 1889 ईस्वी में और मृत्यु 1937 ईस्वी में हुआ। इनके पिता देवी प्रसाद, माता मुन्नी देवी तथा गुरु मोहिनी राज थे।
अब देखिए यहाँ माता पिता गुरु सभी का नाम आ गया, जन्म आ गया। अब जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं उसको देखते हैं। यहाँ देखिए रचना है और इधर प्रकाशन वर्ष है ईस्वी में। तो सबसे पहले उर्वशी आता है, चंपू काव्य है 1909 में। उसके बाद वन मेरन आता है 1909 में। प्रेम राज्य आता है 1909 में। अयोध्या का उद्धार आता है 1910 में। सुकुछवास आता है 1910 में। बबरू वाहन आता है 1911 में। कानन कुसुम 1913 में। प्रेम पथिक आता है 1914 में। महाराणा का महत्व आता है 1914 में। चित्रधार आता है 1918 में। झरना आता है 1918 में। आंसू है 1925 में। रहर है 1933 में। और कामायनी है 1935 में। अब देखिए इन सभी में झरना, आंसू, रहर, कामायनी, ये चार जो रचना है ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसे ज़्यादा ध्यान में अच्छे से रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो जयशंकर प्रसाद आरंभ में कराधर उपनाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे। इनके बाल्यकाल का जो नाम था वो झारखंडी था, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। यानी परीक्षा की दृष्टि से हम लोग पढ़ रहे हैं और छायावाद में हम लोग कविता के बारे में ही पढ़ेंगे, तो ये ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि छायावाद के समय सिर्फ कविताएं ही लिखी जा रही थी और सभी विधाओं पे लिखी जा रही थी, तो उसको हम अलग अलग विधा में इस समय को हम लोग पढ़ देंगे। अब देखिए कहा जा रहा है जयशंकर प्रसाद की जो पहली कविता है सावन पंचक है, जो सन 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कराधर उपनाम से प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद की पहली जो पुस्तक है उर्वशी है, एक चंपू काव्य है। अब देखिए यह प्रश्न आता है चंपू काव्य किसे कहते हैं, तो गद्य और पद्य दोनों में जो लिखा गया है उसे चंपू काव्य कहा जाता है। कानन कुसुम जो है खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का पहला संग्रह है, काव्य संग्रह है। जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम छायावादी कविता है वो प्रथम प्रभात है, जो 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जो झरना नामक जो काव्य है उसमें संकलित है। झरना को छायावाद का प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। इसे छायावाद का जो है प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। तो ये बातें जो कविता के संदर्भ में कही गई है, ध्यान में रखना है कुछ कुछ बातें, क्योंकि एग्जाम में कहीं कहीं देखने को मिलती है। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल का जो जयशंकर प्रसाद के संबंध में कथन है उसको देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल का जो भी कथन है एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उसको हम लोग साथ देते चलेंगे। प्रसाद जी में ऐसी मधुमयी प्रतिभा और ऐसी जागरूक भावुकता अवश्य थी कि उन्होंने इस पद्धति को अपने ढंग पर बहुत ही मनोरम विकास किया है। एक और कथन है कि प्रसाद की रचनाओं में शब्दों के रासायनिक वैचित्र्य की प्रवृत्ति उतनी नहीं रही जितनी साम्य की दुरारूढ़ भावना की। तो ये जो कथन है ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है जयशंकर प्रसाद के संबंध में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगले रचनाकार को। तो आगे हैं जो रचनाकार उनको हम लोग देखते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में जानते हैं। तिनका जन्म जो है 1899 ईस्वी को महिसादर पश्चिम बंगाल में हुआ था और मृत्यु 1961 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी तथा माता रुक्मिणी देवी, पत्नी मनोहरा देवी तथा एकमात्र पुत्री सरोज थी। अब पुत्री के ही याद में जो है मृत्यु पर लिखते हैं सरोज स्मृति। निराला को महाप्राण निराला भी कहा जाता है। ये ओज, औदात्य और विद्रोह तथा अकुंठ तृप्ति और वैश्य श्रृंगार दृष्टि के कवि हैं। अब देखिए इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण जो काव्य कृति है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अनामिका है जो 1923 में आता है। परिमल 1930 में आता है। गीतिका 1936 है। तुलसीदास 1938 है। कुकुरमुत्ता 1942 है। अनिमा 1943 है। वेदा 1946 है। नए पत्ते 1946 है। अर्चना 1950 है। आराधना 1953 है। गीत गुंज 1954 है। सांध्य काकरी 1963 है। तो ये जो है प्रमुख इनकी जो काव्य संग्रह है वो है। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको देख लेते हैं। तो निराला का जो प्रथम कविता है जूही की कली है, जो 1916 में प्रकाशित हुआ। इनकी कविता सरोज स्मृति 1936 में प्रकाशित हुई, जिसे हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोकगीत माना जाता है। इनकी कविता राम की शक्ति पूजा 1936 में प्रकाशित हुई, जिस पर बंगला के कृतिवास रामायण का प्रभाव है। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में क्या लिखते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि संगीत के अंग्रेजी ढंग की नकल पहले बंगाल में शुरू हुई। इस नए ढंग की ओर निराला जी सबसे अधिक आकर्षित हुए। अपने गीतों में उन्होंने उनका पूरा जौहर दिखाया है।
आगे देखते हैं कि निराला जी की जो शैली है कुछ अलग रही। उसमें राचनिक वैचित्र्य का उतना आग्रह नहीं पाया जाता जितना पदावली की तड़क भड़क और पूरे वाक्य के वैदच्छन्य का। आगे देखते हैं कि अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। जिस प्रकार निराला जी की छंद के बंधन अरुचिकर है, उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी बहु वस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में है। तो ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो रामचंद्र शुक्ल का जो भी कथन है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसे यहाँ दिया गया है। तो आप लोग 2-4 बार देखिएगा, प्रैक्टिस सेट में देखिएगा, तो चीज़ें जो है सही हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। अब आगे आते हैं सुमित्रानंदन पंत। तो पंत जी का जो जन्म है 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा हिमाचल प्रदेश में तथा मृत्यु 1977 को इलाहाबाद में हुआ था। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अब ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। पंत जी को संवेदना इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। ये अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। यहाँ से प्रश्न ज़्यादा आता है कि ये किस दर्शन से प्रभावित थे, तो अरविंद दर्शन से। अब इनकी जो प्रमुख रचना है उसको देखते हैं। तो यहाँ देखिए उच्छ्वास है 1920 में, ग्रंथि है 1920 में, पद्रव है 1926 में, वीणा है 1927 में, गुंजन है 1932 में, युगांत है 1936 में, युगवाणी है 1939 में, ग्राम्या है 1940 में, स्वर्ण किरण है 1947 में, स्वर्ण धुरी है 1947 में, युगांतर है 1948 में, युगपथ है 49 में, उत्तरा है 1949 में, रजत शिखर है 1952 में, अतिमा है 1955 में, कदा और बूढ़ा चांद है 1959 में, रोकायतन है 1964 में और चिदम्बरा है 1968 में। अब देखिए सुमित्रानंदन का जो प्रथम छायावादी रचना है वो उच्छ्वास एवं अंतिम छायावादी रचना गुंजन को माना जाता है। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। ये बराबर देखने को मिलता है कि जो छायावाद का घोषणा पत्र है या मैनिफेस्टो है, किस पुस्तक को कहा जाता है, तो पल्लव को कहा जाता है। पंत जी की जो महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन है चिदम्बरा में है, जिसके लिए वर्ष 1968 ईस्वी में हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो इतनी बातें स्पष्ट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल का कथन है इनके संबंध में। लिखते हैं कि छायावाद के बंधे घेरे से निकलकर पंत जी ने जगत की विस्तृत अर्थभूमि पर स्वाभाविक स्वच्छंदता के साथ विचरने का साहस दिखाया है। पंत जी को छायावाद और रहस्यवाद से निकलकर स्वाभाविक स्वच्छंदता की ओर बढ़ते हमें अवश्य संतोष होता है। अगला है कि कलावाद के प्रभाव से जिस सौंदर्यवाद का चलन यूरोप के काव्य क्षेत्र के भीतर हुआ है, उसका पंत जी पर पूरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कई स्थानों पर सौंदर्य जीवन को अपने जीवन की साधना कहा है। तो ये जो था महत्वपूर्ण बातें थी सुमित्रानंदन पंत के संबंध में। अब महादेवी वर्मा आते हैं। तो महादेवी वर्मा का जो जन्म है 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद तथा मृत्यु 1987 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद थे। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा तथा हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी कहा जाता है। महादेवी वर्मा का जो प्रमुख रचना है इनकी वो देखते हैं। तो इधर देखिए काव्य है, इधर प्रकाशन है। तो निहार आता है 1930 में, रश्मि आता है 1932 में, निर्जा आता है 1935 में, सांध्य गीत आता है 1936 में, यामा आता है 1940 में, दीप शिखा 42 में, सप्तपर्णा आता है 1960 में, प्रथम आयाम आता है 1984 में, उसके बाद अंत में आता है अग्नि रेखा। अब देखिए यहाँ से जो आगे बढ़ते हैं तो महादेवी वर्मा की जो कृति है यामा, उनमें जो है निहार, रश्मि, निर्जा और सांध्य गीत के जो महत्वपूर्ण गीतों का है उसको संकलित किया गया और यामा के लिए ही महादेवी वर्मा को वर्ष 1982 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी वर्मा को हुई वैसी और किसी को नहीं। ना तो भाषा का ऐसा स्निग्ध और प्रपंचजार है और कहीं मिलता है, ना हृदय की ऐसी भावभंगी। जगह जगह ऐसी ढरी हुई और अनूठी व्यंजना से भरी हुई पदावली मिलती है कि हृदय खीर उठता है। ये महादेवी वर्मा के बारे में था।
अब देखिए छायावाद के जो अन्य कवि हैं उनकी रचनाएं के बारे में जो है, उनकी जो कवि हैं और उनकी रचना है उसको देख लेते हैं। तो देखिए कवि और जीवन काल है, इधर काव्य है। तो जीवन काल नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ कवि की रचना पूछा जा सकता है। तो उदय शंकर भट्ट की जो रचना है वो तत्सदा, राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप है। मोहन लाल महतो वियोगी का निर्मल्या, एक तारा, कल्पना है। रश्मि नारायण मिश्र का अंतर जगत है। राम कुमार वर्मा का जो है वो रूप राशि निशित, चित्ररेखा, आकाश गंगा है। जनार्दन प्रसाद झा द्विज का अनुभूति, अंतर्ध्वनि है। केदारनाथ मिश्र प्रभात का चिर स्पर्श सेतुबंध, रितंभरा, करेजे के टुकड़े, ज्वारा है। आरसी प्रसाद सिंह का कदापि संचेता, जीवन और यौवन, नई दिशा, प्रपंच, प्रेम गीत है। गोपाल सिंह नेपाली का जो रचना है वो पंछी, रागनी, उमंग, रिमझिम, पंचमी है। अब देखिए राष्ट्रीय संस्कृति धारा के जो कवि हैं वो उनकी रचना है उसको हम लोग देखते हैं। तो छायावाद में सिर्फ छायावादी रचना नहीं हुई बल्कि राष्ट्रीय संस्कृति धारा के कवि भी हुए हैं जिन्होंने अपनी कविता से देश में राष्ट्रीयता जो भावना है उसको बढ़ाया है। अब राष्ट्रवादी जो संस्कृति के कवि हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी आते हैं जिसकी रचना है हिमकिरीटिनी, हिमतरंगिणी, माता, समर्पण, युगचरण। माखनलाल जो चतुर्वेदी उनकी एक प्रसिद्ध कविता है पुष्प की अभिलाषा, वहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलता है। आगे है सियाराम शरण गुप्त, तो इनका रचना है विजय, मौर्य विजय, अनाथ, विषाद, बापू। बालकृष्ण शर्मा नवीन का है कुकुम, अपरक, रश्मि रेखा, हम विस्पाई जन्म के। आगे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जिनकी रचना है मुकुल, त्रिधारा, नक्षत्र। सोहनराज द्विवेदी का भैरवी, युगधारा, सेवाग्राम और बासुरी। जगन्नाथ प्रसाद मिरिंद की रचना है जीवन संगीत, नए युवक के गान, भूमि की अनुभूति। श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी और जौहर। हल्दी घाटी जो है बीपीएससी के 2.0 में पूछा हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है जो जिनका जन्म 1908 को सिमरिया बेगूसराय बिहार में होता है। रेणुका है, हुंकार है, रसवंती है, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी और परशुराम की प्रतीक्षा है। अब देखिए रामधारी सिंह दिनकर को जो उर्वशी रचना है उसके लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की जो है बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। झांसी की रानी जो कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है। अब देखिए जीवन और मस्ती का काव्य, तो देखिए छायावाद में सिर्फ छायावादी और राष्ट्रीय कविता ही नहीं लिखा गया, जीवन और मस्ती के भी जो कवि हुए जो अपनी वैयक्तिक प्रेम की जो कविता लिखे हैं उससे जो है छायावाद और समृद्ध हुआ है, छायावाद के साथ हिंदी समृद्ध हुआ है। तो ये जो जीवन और मस्ती के कवि हैं उनकी रचना है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले भगवती चरण वर्मा का नाम आता है जिनकी रचना है मधुकन, प्रेम संगीत और मानव। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन आते हैं जिनकी रचना है मधुसारा, मधुबारा, मधुकरस, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, हराहर। उसके बाद नरेंद्र शर्मा है जिनकी रचना है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, मिट्टी के फूल, हंसमारा। उसके बाद आता है रमेश्वर शुक्ल अंचल का नाम आता है जिनकी रचना है मधुलिका, अपराजिता, किरण बेरा। उसके बाद जानकी बल्लभ शास्त्री जिनका रूप अरूप, तीर तरंग, सिपरा, मेघगीत है। तो मेघगीत जो रचना है और अवंतिका है। तो मेघगीत जो है आपको स्टेट के सिलेबस में भी पढ़ना है। देखिए यहाँ दो बातें स्पष्ट है कि रामेश्वर शुक्ल अंचल जो है उसे हिंदी साहित्य में मानसरवाद का प्रवर्तक माना जाता है और हरिवंश राय बच्चन जो है हालाबाद नाम से एक नवीनवाद का जो है परिवर्तन किया और इन्हें हिंदी का वायरन भी कहा जाता है। अब जो छायावाद की जो प्रमुख पंक्तियां हैं उसको हम लोग देखते हैं क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो पंक्तियां आपके सामने हैं, उसको बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। रे चल वहाँ बुढ़ावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि एक एक चीज़ महत्वपूर्ण है और आपका जो लक्ष्य है उस पर हम खरा उतरेंगे। अगला जो पंक्ति है वो है बीपती विभावरी जागरी, अम्बत पर नगट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। ये जयशंकर प्रसाद की जो पंक्ति है। आगे है हो गया व्यर्थ जीवन, मैं रन में गया हार, निराला की पंक्ति है। जागो फिर एक बार, शेरों की मान में आया है आज से आज, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। यौवन के तीर पर प्रथम था आया, जब स्त्रोत सौंदर्य का, निराला की पंक्ति है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है। आगे वियोगी
होगा पहरा कभी आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये जो पंक्ति है सुमित्रानंद पंत की है। प्रथम रश्मि का आना रंगनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है वार विहंगनी, पाया तूने यह गाना। ये जो पंक्ति हैं ये भी सुमित्रानंद पंत की पंक्ति है। धूरी की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान, ये भी निराला की पंक्ति है। मिलन का मत नाम रो, मैं बिरह में चीर हूँ, महादेवी वर्मा की पंक्ति है। कुछ और पंक्तियाँ हैं उसको देखते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जर, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपर। तो यहाँ जो है महादेवी वर्मा की ये पंक्ति है। मैं नींद भरी दुख की बदरी, परिचय इतना इतिहास ये है, महादेवी वर्मा की है। बीन बिहू मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, दूर हूँ तुझसे अखंड सुहागनी भी हूँ, महादेवी वर्मा की रचना है। मोम सा तन घर चुका अब दीप सा मन जल चुका, महादेवी वर्मा की है पंक्ति। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है। आगे है पंक्ति, कर पाता यदि मुक्त हृदय को, मस्तक के शासन से उतर पकड़ता बाह दरित की, मंत्री के आसन से। ये रामधारी सिंह दिनकर का है। कौन कहता है कि बापू शत्रु थे विज्ञान के, रामधारी सिंह दिनकर की है। तो ये जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब छायावाद की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं उसको देखते हैं। तो छायावाद में प्रकृति का चित्रण है, प्रकृति का मानवीकरण है, सौंदर्य चेतना है, व्यक्तिकता है, वेदना की प्रवृत्ति है, प्रेमानुभूति है, राष्ट्रीय स्वर है, काव्य के विविध रूप हैं। अब जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम लोग देखते हैं छायावाद का। तो पहला बिंदु है कि नंदलाल वाजपेयी जो है सुमित्रानंद पंत को, हीरा चंद्र जोशी, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। डॉक्टर हेतु भारद्वाज ने हैदराबादी काव्य की जो छई, रोमांस और कुंठा का काव्य कहा है। श्यामलाल पार्सन ने मार्च 1924 ईस्वी में प्रसिद्ध राष्ट्रीय झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की है। प्रभाकर माचवे माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद के प्रवर्तक मानते हैं। तो ये जो बातें थी छायावाद से के संबंध में महत्वपूर्ण बातें थी। अब जो है हम लोग इससे जो संबंधित MCQ है, PYQ है उसको देखते हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जब तक हम PYQ MCQ को नहीं देखेंगे तो ये जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो पर हम लोग जो है वन लाइनर चीज़ों को विस्तार से देख रहे थे। अब जो है MCQ PYQ के फॉर्मेट में देखेंगे प्रश्न कैसे पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जितने भी लेक्चर हुए हैं उसको देखते चलिए 2-3 बार, उसी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लिख रहा है, अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किस संदर्भ में कहा है। अब किस संदर्भ में ये कथन कहा है, किसके संदर्भ में, ये आपको बताना है। तो ये जो कहा गया है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संबंध में कहा गया है। विकल्प जो ख है सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न सामने है, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुराने रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था तो दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। यह कथन किस आलोचक का है। तो ये जो कथन है वो नामवर सिंह का कथन है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। तो मैंने जो है हर एक टॉपिक में जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको समाहित करने का प्रयास किया है, और जो छूट गया है उसको MCQ में देख लेंगे, और अगर यहाँ से भी छूट जाएगा तो उसको प्रैक्टिस सेट में देख लेंगे। तो अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं, कभी कुछ ऐसी स्थान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं, यानी ये जो पंक्ति है उसके रचनाकार कौन है। तो ये जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है। विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद की जो रचना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार उसको सजाना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रेम पथिक आएगा 1914 में, उसके बाद आंसू आएगा, उसके बाद रहर आएगा, यानी उसके बाद क्या आएगा कामायनी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, यानी कि प्रेम पथिक, आंसू, रहर, कामायनी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। तो निराला की जो रचना है वो
तोड़ती पत्थर, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, ये तीनों रचनाएं उन्हीं का है। तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आगे है प्रथम रश्मि का आना रंगनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है वार विहंगनी, पाया तूने यह गाना। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो उपयुक्त जो पंक्ति है उसके जो रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो विकल्प जो क है सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा जा रहा है, इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहे कि इनकी मधुर वर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किसके संदर्भ में कहा है? तो ये जो कथन कहा है ये जयशंकर प्रसाद के संबंध में कहा है, यानी विकल्प जो क है सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है राम की शक्ति पूजा, उस पर किस रामायण का प्रभाव है? तो देखिए प्रश्न यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। तो आपका जो तैयारी है आपको स्तर को ध्यान में रखते हुए करवाया जा रहा है, जैसे तैसे नहीं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम निकलना है वो मेरे पे डिपेंड करता है और आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो हम गागर में सागर भरने का कोशिश कर रहे हैं, बाकी कितना तक हम सक्षम हुए हैं ये आपका रिजल्ट बताएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है कृतिवास रामायण हो जाएगा, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन छायावादी कवि अपने रचनाकार के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? तो अरविंद दर्शन का जहाँ भी नाम आएगा सुमित्रा नंदन पंत आएंगे, यानी विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? तो एक भारतीय जो आत्मा है वो माखन राज चतुर्वेदी को कहा जाता है, यानी विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म काव्य विद्रोह कहा है? तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म काव्य विद्रोह छायावाद को जो कहने वाले आचार्य हैं वो डॉक्टर नगेंद्र हैं, यानी विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? तो देखिए सर्गों की संख्या इसमें 15 सर्ग है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। और कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, तो ये 15 सर्गों में विभाजित है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना दिनकर की है? कौन सी रचना दिनकर की है आपको बताना है। तो देखिए दसवीं रथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, तीनों जो रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर का है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, क्योंकि तीनों रचनाएं उन्हीं का है। आगे है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो उनको जो है उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था रामधारी सिंह दिनकर को, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है, निम्न में से कौन आपको बताना है। तो देखिए निम्न काव्यों पर अगर विचार कीजिएगा तो निहार, रश्मि, निर्जा तीनों है। पल्लव जो है सुमित्रा नंदन पंत का है, तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, नहीं है। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है? तो राम की शक्ति पूजा जो कविता है निराला की, उसका प्रकाशन 1936 में हुआ था, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे है, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कर वहाँ चलें, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चलें। ये जो पंक्तियाँ हैं ये पंक्तियाँ किसकी है आपको बतानी है। तो ये पंक्ति जो है भगवती चरण वर्मा जी की है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं? तो हिंदी में जो मुक्त छंद है उसके प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जिसको रब्बर या केचुआ छंद का जो है प्रयोक्ता भी माना जाता है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो कामायनी का जो प्रकाशन वर्ष है 1935 सही हो जाएगा। अब देखिए बिहार बोर्ड का जो किताब है उसमें 1936 दिया है, तो 1936 ही आपको मान करके चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना माखनराज चतुर्वेदी की है? तो देखिए हिम कृष्णी, हिम तरंगनी, युग चरण तीनों रचनाएं उन्हीं का है, तो विकल्प घ सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। आगे बढ़ते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, इनमें जो है कौन सी उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं? तो ये जो पंक्ति है
वो जयशंकर प्रसाद की बेहतरीन पंक्तियों में से एक है, विकल्प ख सही हो जाएगा। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन हैं? तो हल्दी घाटी जो काव्य है उसके रचनाकार श्याम नारायण पांडे जी हैं, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत आधुनिक काल के किस धारा के कवि हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत जो हैं वो छायावाद के कवि हैं, यानी विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, तो कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो देखिए, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथ, ओंकार, तीनों रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर का है, लेकिन तुलसीदास नहीं है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, जिसका प्रकाशन 1938 में हुआ था। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 25वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, छायावाद का समय प्रायः माना जाता है। तो छायावाद का जो समय है वो प्रायः कौन सा माना जाता है? तो इसका जो समय माना जाता है वो 1918 से 1936 तक सर्वमान्य है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। तो आज मैंने आधुनिक काल के छायावाद को पढ़ाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें जितने टॉपिक बताए गए हैं, पॉइंट बताए गए हैं इस टॉपिक में, और जितने MCQ हैं, PYQ हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आप इसके माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। उम्मीद है कि आपकी जो लक्ष्य है उसे पूरा हो, और आपकी मेहनत पे निर्भर करता है, तो आप मेहनत कीजिए, मार्गदर्शन हम करेंगे, और जब दोनों मिलेंगे तो आपका रिजल्ट होना तय है। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, हिंदी रिएक्शन चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से 4000 प्लस बच्चों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, आगे आप भी कर सकते हैं। अगर आप स्टेट का नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07, यानी 72 61 81 53 07, इस पे जो है 199 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से नोट्स भेजेंगे, प्रैक्टिस सेट भेजेंगे, प्रीवियस सेट भेजेंगे, जिसको आप 2-3 बार कीजिएगा, आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आप रखते हैं तो अलग से कोई पुस्तक या सेट बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपका संपूर्ण तैयारी हिंदी की करवाई जाएगी, हो जाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी स्टेट का क्लास खत्म हो, और BPSC का बीच में जो है महत्वपूर्ण प्रश्न डाला जाता रहेगा। आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।